हो गया। हाँ, तो देखो आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम यही देख लेते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस क्या होता है, क्योंकि देखो सबसे पहले जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये देख लेना चाहिए शुरुआत में ही कि उसमें क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम अरेंजमेंट ही चेक करते हैं सेक्शन वाइज। तो देखो चैप्टर वन है, वो प्रिलिमिनरी होता ही है सब में कि भैया कब क्या नाम रहेगा, कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, और इंटरप्रिटेशन क्लोज रहता है, वो सभी एक्ट्स में सेम रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इसमें जनरली ये होता है कि सेकंड में होता है इंटरप्रिटेशन क्लोज, बट इसमें क्या है कि रिपील ऑफ एक्ट्स है सेकंड में, और थर्ड में है इंटरप्रिटेशन क्लोज। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि जनरली सेकंड में होता है तो वो ध्यान में कई बार रहता नहीं है, तो इसका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें चौथे में है कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सप्लीमेंटल है और रजिस्ट्रेशन एक्ट से सप्लीमेंटल है, ये वो वाली चीजें हैं, प्रिलिमिनरी है। अब जो चैप्टर टू है ना, ये काफी बड़ा चैप्टर है, ये सबसे बड़ा है, जो जनरल प्रोविजन से डील करता है। यानी कि क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे जो हर जगह एप्लीकेबल हैं, जो मतलब ऐसे रूल्स बोल सकते हैं इनको। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जनरल रूल्स हैं जो चैप्टर टू में दिए हुए हैं कि भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा, कौन कर सकता है, कि कैसे करेगा। ठीक है, तो वो वाली चीजें हैं, और क्या क्या उनके ऊपर रूल्स लगेंगे, किसको आप दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते। ठीक है, किस तरीके के इंटरेस्ट आप बना सकते हो, वो सब चीजें हैं। ठीक है, ये पूरा सेकंड चैप्टर इससे डील करता है, जनरल रूल्स से। ठीक है, और उनके एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। फिर वो शुरुआत में तो इन जनरल डील करता है, फिर यहाँ से 38 से सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली मतलब एक थोड़ा एक स्पेसिफिक होता जाता है ये चैप्टर बाद में। ठीक है, तो ये फिर सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रह जाएगा। फिर उसके बाद जब चैप्टर थर्ड में हम आते हैं, वो हो जाता है सेल से रिलेटेड। ठीक है, कि अब क्या है कि सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि भैया ये ट्रांसफर होगा, ये चीजें आप कर सकते हो, ये जनरल रूल्स हैं। उसके बाद आ जाएगा कि ये अब स्पेसिफिक ट्रांसफर्स में चले गए कि भैया एक तरीके का ट्रांसफर होगा, इसको हम सेल बोलेंगे। ठीक है, अब सेल कैसे होगा, उसमें क्या क्या राइट्स रहेंगे, क्या क्या डिस्चार्ज वगैरह, वो उसमें उन्होंने इस चैप्टर में दिया है, चैप्टर थ्री में। फिर उसके बाद आता है मोर्टगेज। मोर्टगेज का चैप्टर भी काफी बड़ा चैप्टर है, क्योंकि उसमें पहले तो पांच छह तरीके की मोर्टगेज समझाई है उन्होंने। फिर उसमें समझाया कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे, क्या क्या लाइबिलिटीज रहेंगी, फिर उनके मोर्टगेजर के राइट लाइबिलिटीज, मोर्टगेजी के राइट लाइबिलिटीज, वो सब उन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है, फिर उसमें भी उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो उन्होंने उसी में करवाई है। और एक इसी वाले चैप्टर में उन्होंने चार्ज का भी एक जो है ना, वो कवर कर लिया है कि चार्ज भी जो है ना इन्होंने मोर्टगेज में ही इंक्लूड कर लिया है। तो चार्ज मोर्टगेज नहीं होता है, बट चार्ज थोड़ा अलग होता है, बट वो मोर्टगेज वाले चैप्टर में ही आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है लीज। लीज भी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफर है कि कौन सा ट्रांसफर लीज होगा, वो इन्होंने बताया है। फिर वो है कि वो कैसे ट्रांसफर हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। फिर लीज के बाद आता है एक्सचेंज, कि भैया एक्सचेंज एक तरीके का ट्रांसफर हो सकता है, जो एक्सचेंज आजकल इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी अभी भी रेलिवेंट है। ठीक है, कि हमने एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लिया, वो वाला। तो ये एक्सचेंज हो गया। फिर उसके बाद गिफ्ट्स आता है कि गिफ्ट है, और गिफ्ट कैसे होगा, आप किसको दे सकते हो, कितना दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, किस चीज़ पे एप्लीकेबल होगा, वो सब है। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, तो ये जनरली इसका है कि शुरुआत में बेसिक चीजें हैं जो जनरल रूल्स हैं, फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक वाली चीजों में चले जाते हैं, तो स्पेसिफिक ट्रांसफर से रिलेटेड आ जाते हैं। और फिर शेड्यूल आ जाता है। शेड्यूल हमारे काम का इसमें नहीं है, तो वो हमारे सिर्फ 137 सेक्शन इसके काम के हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका नाम ये है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब ये जो है इनेक्ट हुआ था 17 फरवरी, ये वाली डेट जो होती है ना, ये वाली। अच्छा एक मिनट, अब सही है क्या? हाँ अब सही है क्या? हाँ, तो फिर अब देखो ये जो डेट होती है ना, ये इस ये होती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। ठीक है, कि इस दिन ये एक्ट इनेक्ट हुआ, ये एनफोर्समेंट डेट नहीं है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो अब इसमें है कि ये इस एक्ट का नाम क्या होगा कि भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, सिंपल है। फिर कमेंसमेंट इसकी यहाँ पे दी हुई है, तो ये बहुत कम एक्ट होते हैं जिसमें ये कमेंसमेंट की डेट यहाँ पे लिखी हुई होती है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि उसमें ये लिखा हुआ होता है कि भैया एज, जब गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन निकालेगी, तब वो जो है कमेंस होएगा। बट इसमें इसकी कमेंसमेंट डेट दी हुई है। ठीक है, तो ये 1 जुलाई 1882। ठीक है, देखो फरवरी में इनेक्ट हुआ और जुलाई में एप्लीकेबल हो गया, एनफोर्स हो गया। ठीक है,
अब उसके बाद ये है कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो देखो इसमें जो ये पहला पैराग्राफ है, इस ये बेसिकली ये बात करता है कि भैया कहाँ कुछ कुछ टेरिटरीज में ये एप्लीकेबल नहीं होता है अनलेस वहाँ पे उसकी स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये दोनों पैराग्राफ इन जनरल मिलके ये बात बोलते हैं कि ये वहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस में तो होल ऑफ इंडिया पे लगेगा, बट एक्सेप्ट कुछ पार्ट्स जैसे पंजाब हरियाणा, पंजाब दिल्ली और बॉम्बे, इनके कुछ पार्ट से रिलेटेड वहाँ पे नहीं लगेगा। बट वहाँ पे भी फिर ये है कि जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में निकाले और उसको एक्सटेंड कर सकती है। अब वो उसको होल भी कर सकती है एज ए होल, या एनी पार्ट भी एप्लीकेबल कर सकती है। ठीक है। और फिर इसमें यही है कि अब वो उनके ऊपर है कि वो उनको रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल करना है या प्रोस्पेक्टिवली। ये सिर्फ बट 1 जुलाई के बाद ही रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव वाला इम्पैक्ट है कि इसके बाद वो कहाँ एप्लीकेबल करना चाहते हैं। ठीक है। तो एक मिनट मैं ये वाला खत्म कर लूँ पहले सेकंड सेक्शन, फिर उसके बाद डाउट लेता हूँ, है ना। तो ये पहला सेक्शन कर लेता हूँ। तो इसमें ये है कि ये इसका जिस्ट यही है कि अब जो नोटिफिकेशन जितनी अब तक आ चुकी हैं उनका जिस्ट ये है कि ये सिर्फ पंजाब एंड हरियाणा को छोड़ के बाकी सब जगह पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा ने अब तक एक्सटेंड नहीं कराया अपने में। ठीक है। बाकी सब स्टेट्स ने अपने में एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। तो ये फिर उसके बाद इसमें एक और चीज लिखी हुई है ये वाली नथिंग, कि इसमें ये सिर्फ जो ये पैराग्राफ्स दिए हुए हैं सेक्शन 54 का पैराग्राफ 2, ठीक है, और सेक्शन और 3 और 59 107 123, तो ये वहां पे नहीं एक्सटेंड होंगे जहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं है। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जो चारों सेक्शंस है ना, ये किससे रिलेटेड है। पहला है सेल, फिर दूसरा है जैसे देखो सेल हो गया, फिर एक है मोर्टगेज, एक लीज और एक गिफ्ट। तो इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हमको चाहिए, इसीलिए ये वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। अब एक बार डाउट ले लेते हैं हम इससे रिलेटेड जितने भी हैं तुम्हारे। हाँ अब बताओ, चेक कर लो। अच्छा वॉइस में इशू आ गया था। एक मिनट चलो देखो, किसी को भी। हाँ कहाँ गया, क्या। हाँ हाँ बताओ। अच्छा अब सही है क्या। यार पता नहीं ये मेरे माइक में क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। अब ये सही है क्या। जब बीच में कम होना तो बोल के मेरे को बता दिया करो, मैं उसको चेक कर लूंगा, है ना। तो ये अभी सबके समझ आ गया ना, फर्स्ट जो सेक्शन है वो सबके समझ आ गया होगा ये, है ना। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो बस जनरल इतना ही याद रखना है आपको अपने काम के लिए कि ये सिर्फ वहीं पे हरियाणा को छोड़ के पंजाब को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल है। ठीक है। उन्होंने एक्सटेंड नहीं करा है, बाकी सब जगह एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है। वहाँ पे भी बट देखो फॉलो होते हैं इसके जनरल रूल्स फॉलो होते हैं, बट वो उन्होंने बस लो नहीं है सच वहाँ पे, बट लो वो फॉलो होता है, इसीलिए वो राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम में भी कभी प्रॉपर्टी टीपीए आता नहीं है, ना प्री में ना मेंस में। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। अब देखो अब इससे पहले जाते हैं अपन जनरल सेक्शन पे, जैसे इसमें देखो मैंने तुमको बता दिया 8 चैप्टर्स हैं 137 सेक्शंस हैं। ठीक है। अब इसके लिए ना देखो एक चीज सबसे पहले हमको देखनी पड़ेगी कि सेक्शन 10 ऑफ आईसीए जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अगर सेक्शन 10 हम देखें ना, तो ये है कि भैया कहाँ से डिराइव हो रहा है, क्योंकि देखो कोई भी हम प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से ही होती है, तो वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट वो क्या है, वो एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। तो अब अगर हम सेक्शन 10 देखें ICA का, तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मैं देखो रीड करके बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास बेरेट है तो तुम खोल के देख लो। अरे यार अभी सही है क्या। अभी सही है। हाँ अब यार पता नहीं इसका करना पड़ेगा कुछ तो मेरे को। रुक एक मिनट रुक। भाई 4 साल से एक बाद में दिया है। रुक एक मिनट में दूसरा यार ट्राई करता हूँ कि स्पीकर से हो जाए। मेरी वीडियो भी बंद हो गई क्या। ठीक है। एक मिनट मैं इसका कुछ issue
बिना ईयरफोन के। अभी मेरी आवाज कैसी आ रही है? ठीक है अभी तो। अभी यशवीर बताए। कम आ रही है, ज्यादा है, मतलब सही है, क्या है? बेटर है बेटर। बेटर है ना? तो अभी एक मिनट होगा, स्पीकर से देखो, अभी मैंने सिर्फ लैपटॉप की आवाज करी है। अब मैं स्पीकर की करके देख लेता हूँ अगर स्पीकर में कैसी आ रही है। अभी सही है क्या? कुछ सही हुआ है? अभी तो ठीक है। ठीक है ना? चलो ईयरफोन भी करा देते हैं यार। ठीक है। तो देखो अब ये है सबसे पहले आईसीए का। रुको मैं तुमको शेयर में ना स्क्रीन शेयर। ये अभी तुमको फायरफॉक्स आ गया क्या? दिखाई दे रहा है क्या कुछ? अभी तो फायरफॉक्स। एंटायर स्क्रीन अब आ रहा है ना? अब सब कुछ आ रहा है ना? हाँ, रुको, तो देखो सेक्शन 10 ऑफ आईसीए देखते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि ये जो पावर है ना वो वहीं से ही चलती है। हाँ, तो देखो इसका पैरा 2 देखो, इसमें लिखा हुआ है नथिंग हियर इन कंटेन्ड shall affect any law in force in India and not hereby expressly repealed by which any contract is required to be made in writing, ठीक है, और in presence of witnesses or any law relating to registration of documents। ये भैया कोई भी, वैसे तो जरूरी नहीं है कि कोई लॉ राइटिंग में हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक रूल ये है कि भैया वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई लॉ ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है कि मेड इन राइटिंग होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ विटनेस होना चाहिए या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एक्ट है ना, इसी में यहाँ दिया हुआ है कि भैया हमारा ये राइटिंग में हो सकता है, क्योंकि टीपी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दी हुई है कि आपको राइटिंग में ही करवानी है या विटनेसेस के साथ करवानी है या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जैसे सेल में है, ठीक है। तो वो वाला जो पावर है वो वहां से ड्राइव होता है आईसीए के सेक्शन 10 से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि भैया अब अगर हम इसका टीपीए का सबसे पहला शुरुआत का वो देखें तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। जैसे देखो ये लिखा हुआ है एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब एक्ट ऑफ पार्टीज का क्या मतलब है कि ये सिर्फ वही एप्लीकेबल होगा जहाँ पे एक्ट ऑफ पार्टीज से ट्रांसफर हुआ है, यानी कि दो पार्टी हैं आमने सामने और उन्होंने खुद से एक दूसरे को पार्टी ने ट्रांसफर किया है, एक्ट किया है कुछ जिससे वो ट्रांसफर हुआ है। जैसे सेल है, सेल में क्या हुआ कि भैया मैं, तुमने मेरे को पैसे दिए, मैंने तुमको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो ये हुआ एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है। लीज हुआ कि तुम मेरे पास आए कि भैया मेरे को आपका घर किराए पे चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है भैया ले लो, रेंट दे देना, तो वो तुमने एक एक्ट किया, मैंने एक एक्ट किया, तो वो एक्ट ऑफ पार्टीज है। तो ये सिर्फ वहीं पे लगता है जहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ पार्टीज से होती है, ठीक है। अब इसमें है कि मैंने तुमको बता दिया कमेंसमेंट बता दिया, पंजाब एंड हरियाणा में बता दिया कि नहीं एप्लीकेबल है, ये सेक्शन 2 बता दिया। अब देखो प्रॉपर्टी का मतलब बेसिकली होता क्या है, उसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी जो है ना बेसिकली क्या है, सम टोटल ऑफ मेंस वेल्थ है, कि भैया अब हर चीज प्रॉपर्टी है। अब वो आपके पास जितना भी कुछ है वेल्थ से रिलेटेड, वो आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी है। बट जब प्रॉपर्टी की ओनरशिप की बात आती है तो प्रॉपर्टी जो है एक बंडल ऑफ राइट्स है। तो उसमें ओनरशिप में अगर हम इसके जूरिस्प्रूडेंस में जाएं तो जूरिस्प्रूडेंस में ओनरशिप में 4 बेसिक राइट होते हैं आपकी कोई टेंजिबल प्रॉपर्टी के। सबसे पहला होता है राइट टू पोजेस। पोजेस का मतलब है कि भैया मैं उसको जो है उसकी पोजीशन मेरे पास रहेगी टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर। जैसे अभी हम घर में बैठे हैं तो भैया ये हमारा राइट टू पोजीशन है कि हमारे घर के ऊपर है, इसमें ये नहीं है कि कोई दूसरा आ जाएगा अभी अंदर, तो क्योंकि हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट है, तो ये हमारा राइट टू पोजेस हो गया। अब राइट टू डिस्ट्रॉय भी है कि भैया हमारी मन करेगा तो हम अपना घर तोड़ भी सकते हैं, तो ये हमारा घर है तो हमारी राइट है, ठीक है। फिर है राइट टू एंजॉय। अब हम अपने घर में अब बैठे हैं, अब हम रात को जगे, दिन में सोए, रात को सोए, वो हमारी मर्जी है, तो हमें कैसे एंजॉय करना है वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो ये राइट टू एंजॉय है। और चौथा है राइट टू एलिनेट। एलिनेट होता है कि हम उसको बेच भी सकते हैं या अपने से दूर कर सकते हैं। एलिनेट का मतलब करना बेसिकली दूर करना होता है, ठीक है। तो ये बेचने वाली सेंस में बेच दे, लीज कर दे, किसी और को दे दे, ठीक है, एंजॉय के लिए, पोजेशन के लिए या कुछ भी, तो वो राइट टू एलिनेट होता है। तो ये 4 चीजें होती है। अब देखो प्रॉपर्टी जो होती है उसके डिवीजन अगर हम करें तो वो ऐसे दो दो रहते हैं ऐसे जनरली कि देखो ये तो सबको पता है कि कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। टेंजिबल होती है एक, और इनटेंजिबल। टेंजिबल की वजह जिसको हम छू सकते हैं, हाथ लगा के पता चलता है हमको हमारी सेंसेस से। और इंटेंजिबल जिसको हम
टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आईपीआर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो भी प्रॉपर्टी होती है, तो बट हम उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो इंटेंजिबल हो गए। अब टेंजिबल में फिर मूवेबल और इमूवेबल भी आ जाती है। अब देखो ये मूवेबल और इमूवेबल की तुमको स्पेलिंग जो है ना, वो ये देखोगे कि ये जो एक्ट है ना, ये पुराना एक्ट है काफी, तो इसलिए उस टाइम पे जो मूवेबल की स्पेलिंग जो थी ना, वो MOVEABLE चलती थी। अब वो MOVABLE है, तो ई जो है ना वो अब हट गया, तो वो तुम लिख भी सकते हो नहीं भी, बट क्योंकि इस एक्ट में हर जगह MOVEABLE यूज हुआ है, तो यही मैंने यूज किया हर जगह। कहीं कहीं हो सकता है मे बी जल्दीबाजी में ऐसा कुछ ए बी यूज कर रहा है, तो वो इनका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मूवेबल और इमूवेबल हो गया। फिर उसके बाद है दूसरी पे एक टाइप होती है प्रॉपर्टी की, रियलिटी और पर्सनैलिटी। रियलिटी यानी कि जिसका पोजीशन आप रिकवर कर सको, जैसे कि अब कि भैया आपका घर है, ठीक है, तो वो आपने किसी को दिया किराए पे। अब वो बंदा जो है क्या है, वो अब किराया दे भी नहीं रहा है और घर भी खाली नहीं कर रहा है, तो आप उसका पोजीशन वापस ले सकते हो कोर्ट के थ्रू या कैसे भी, तो वो आप उसका पोजीशन ले सकते हो। लेकिन आपने किसी को कुछ खाने के लिए दिया था, और कहा था इसको, ये सोच के दिया था कि ये इसके पैसे देगा, अब वो खा भी गया और पैसे भी नहीं दिए, ठीक है, तो आप उसका पोजीशन तो वापस नहीं मिल सकता, बट आप उसका डैमेज ही मिलेगा कि भैया आपने मेरा नुकसान कर दिया, तो वो है, तो वो एक मूवेबल वाली चीज हो गई, तो वो पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है। तो रियलिटी वो जिसका हम पोजीशन रिकवर कर सकते हैं, पर्सनैलिटी वो जिसका हम पोजीशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो अब जो कोई भी प्रॉपर्टी होती है ना, वो चार तरीके से जनरली एक्वायर होती है, कि कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो कैसे कैसे एक्वायर हो सकती है। सबसे पहले आता है पोजेशन, रेस नलियस, मानी कि रेस नलियस है कि वो उस पर किसी का अधिकार नहीं था, और तुम गए और तुमने वो घेर ली, ठीक है, वो तुम्हारी हो गई। तो इसलिए एक कोर्ट है भी है कि ऑल प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, कि मतलब भैया वो किसी की थी नहीं, तो हम तुमने क्योंकि उस पर अपना पोजेशन जमा लिया तो वो तुम्हारी हो गई, ठीक है। तो इसलिए एक तो ये है कि आप गए, कोई था नहीं वहां पे, आपने सोचा कि भैया मेरी है, कोई पाई चीज है, ठीक है, तो मेरी हो गई। फिर एक है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन होता है एडवर्स पोजेशन, जैसे कि भैया वो 12 साल वाला तुमको पता है कि 12 साल तक उसका कोई है, वो एक प्रॉपर्टी में रह रहा है, उसको किसी ने बोला ही नहीं कि ये क्यों यूज कर रहा है भैया, ये तो मेरी थी, और उसका अनइंटरप्टेड है, ठीक है, तो वो प्रेस्क्रिप्शन ये एडवर्स पोजेशन से होता है। देखो रेशनलियस और प्रेस्क्रिप्शन में डिफरेंस यही है कि पहले वाली में किसी की नहीं थी, बट प्रेस्क्रिप्शन वाले में वो किसी की थी, बट उसको कंसर्न ही नहीं है कि भाई उस किसी ने उसका कोई उसका यूज कर रहा है या कोई किसी ने उसको घेर लिया है, तो वो उसको कंसर्न ही नहीं है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें। तीसरा है एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज। अब ये है कि भैया मैंने तुमको बेच दिया, मैंने तुमको लीज पे दे दिया, ये इस तरीके से भी एक्विजिशन हो सकता है, ठीक है। और चौथा है इनहेरिटेंस या सक्सेशन। इनहेरिटेंस और सक्सेशन में डिफरेंस क्या है कि इनहेरिटेंस तो बर्थ से होता है, जैसे कि ए और बी है, उनका कोई बच्चा हुआ, तो जो फैमिली प्रॉपर्टी है वो उसको बर्थ में से ही मिल जाएगी, जैसे को पार्टनर बोलते हैं, ठीक है, कि भैया को पार्टनरी राइट्स जो है वो बच्चों में बर्थ से आ जाते हैं। सक्सेशन होता है आफ्टर डेथ, कि मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी या मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी जो है वो सक्सेशन में आएगी मेरे पास, कि मतलब उनकी डेथ के बाद मेरे को मिलेगी, है ना। अभी तक वो उनकी है, बट उनकी डेथ के बाद वो सक्सीड होके फिर उनके लीगल एयर्स के पास चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए सक्सेशन होता है आफ्टर डेथ, ठीक है। ये चार चीजें, तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना, वो सिर्फ इससे डील करेगा, क्योंकि जो इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है, वो हमारे रिलीजियस लॉज में चला जाता है, फिर पर्सनल लॉज में, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन है, लिमिटेशन में चला गया। पोजीशन वाला तो कुछ है ही नहीं, पोजीशन तो इन जनरल ये तो आपने किसी की थी नहीं, तो वो तो कहीं है ही नहीं। बट ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो टीपीए से डील करता है। अब इसमें भी फिर एक्ट ऑफ पार्टीज में मूवेबल और इमूवेबल का डिफरेंस हो जाता है। तो जहाँ पे जनरली इन जनरल हम बोले तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में चली जाती है, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जनरली वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आ जाती है, ठीक है। अब ये है कि भैया ये पहले फंडामेंटल राइट था, ये हमको पता ही है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। बट फिर केशवानंद भारती के केस में बोला कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तो पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया, तो फिर वो अमेंडमेंट ले आए, उसके बाद उन्होंने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, ये हम सबको पता है, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि ये पावर आती कहाँ से, क्योंकि देखो मैंने तुमको सेक्शन 2 में क्या बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी, बट ये लो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे दोनों लो बना रहे हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना, वो लिस्ट 3 में आता है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो कंकरेंट लिस्ट में ये
दोनों जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके ऊपर लॉ बना सकती है, ठीक है। इसीलिए ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, बट उसको एक्सटेंड करेंगी स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। बट उसमें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ना, वो अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड है। अगर अमेंडमेंट 6 देखें लिस्ट 3, तो उसमें अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड है। अब एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो लिस्ट 2 में चला जाता है, और वो स्टेट गवर्नमेंट पे चला जाता है पूरा। तो इसलिए एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड जो लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के स्पेसिफिक रहते हैं, तो वो भी इसके अंदर नहीं आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्लोज का पूरा सिस्टम, या इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है या कुछ है तो बताओ। हाँ रियल एस्टेट, हाँ ये रियल एस्टेट ड्राइव सी टर्मिनोलॉजी फ्रॉम रियलिटी, हाँ ये वहीं से ही आता है। तो विनीत भाई, अगर मैं एग्रीकल्चर लैंड को नहीं देखो, एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करोगे तो फिर उस स्टेट में जो लॉ बनाया वही लगाया। मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चरल में जो लॉ बनाए हैं ना एग्रीकल्चरल लैंड को रिलेटेड, वो आप एग्रीकल्चरल लैंड को सिर्फ एग्रीकल्चरल के ही लिए ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो उससे ओके। रिलेटेड लॉज जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, वो ट्रांसफर ऑफ हाँ, प्रॉपर्टी में डील नहीं होते, अच्छा ठीक है। है ना। तो कन्वर्ट करना पड़ता है बेसिकली उसको एग्रीकल्चर लैंड से वो उसके दूसरे। वो कन्वर्ट करने के लिए पहले परमिशन चाहिए, आप ऐसे बिना परमिशन के कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो उसके लिए फिर हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह जो रहते हैं वो अलग है, अच्छा। ठीक है। अब इसके बाद हम हम्म। आते हैं सेक्शन 2 पे, ठीक है। ये सेक्शन 1 वाला हो गया और इसका बेसिक जूरिस्प्रूडेंस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेक्शन 2 में जो है फिर उसमें आता है रिपील ऑफ एक्ट्स, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना कि बस यहाँ पे कि इंटरप्रिटेशन क्लोज जो है ना इसके बाद आता है, जनरली हर एक्ट में 2 में आ जाता है इंटरप्रिटेशन क्लोज, ठीक है। तो ये यही है कि भैया इन द एक्ट टू territories to which this act extends for the time being the enactment specified in schedule here to annex shall be repealed, ठीक है। कि भैया जो दिया है शेड्यूल में वो रिपील हो जाएंगे, सिंपल सा है इतना तो। बट अब ये है कि बट नथिंग हियर इन कंटेन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट। अब ये क्या है कि ये कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, इसका मतलब ये जो है ना अलग पैराग्राफ शुरू हो जाता है, ऐसे समझो यहाँ से, ठीक है। अब ये है कि कहाँ कहाँ ये नहीं लगेगा। अब ये है कि द प्रोविजन ऑफ एनी नोट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, कि जो इनैक्टमेंट इन्होंने रिपील नहीं किया है एक्सप्रेसली उस पर ये नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर दूसरा है एनी टर्म्स और इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी विच आर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि कोई अगर ऐसी चीज है जो किसी और लॉ ने अलाउ की हुई है और वो इसके कंसिस्टेंट है, तो वो भी उसके उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर तीसरा है ये वाला इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा, any right or liability arising out of legal relation constituted before this act came into force, यानी कि इससे पहले जो राइट एंड लाइबिलिटीज आ गए हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एनफोर्समेंट डेट के बाद पे ही एप्लीकेबल होगा, यानी कि इसकी रेट्रोस्पेक्टिव जो है ना वो एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। राइट एंड लाइबिलिटी इसकी जो है वो प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। और चौथा है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि भैया रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी है क्या टीपीए की, तो वो नहीं है, ठीक है। चौथा है फिर कि सेम एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 57 एंड चैप्टर 4 ऑफ दिस एक्ट एनी ट्रांसफॉर्मेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट इन कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। तो ये मैंने तुमको बताया था कि एक जैसे अलग अलग तरीके होते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, तो एक तरीका होता है कि जब कोर्ट बोल देती है आपको या फिर कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है, ठीक है, ट्रांसफर, तो वो वाले या एग्जीक्यूट उस वाले एग्जीक्यूशन में या डिक्री में या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ में उस पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं लगता है। कि भैया मान के चलो कोर्ट ने बोला है कि भैया ये वाली जो है ना इसका अटैच कर दो और इसके अटैच करने के बाद इससे फाइन भरवाओ, ठीक है। तो वो वहां पे भी ऐसे हो तो गया है, बट वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसमें भी ऐसे चार्ज भी क्रिएट हो गया है एक तरीके से, बट वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं डील होता है, ठीक है। उस पर ये नहीं लगेगा, ठीक है। उसमें सिर्फ ये दो सेक्शन ही लगते हैं 57 और चैप्टर 4, ठीक है। अब उसके बाद है कि चैप्टर सेकंड जो है, सेकंड चैप्टर जो मैंने तुमको बताया था क्या है, जनरल रूल्स जो है ट्रांसफर से रिलेटेड, वो कोई भी मोहम्मदन लॉ जो है यानी मुस्लिम लॉ से रिलेटेड जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको वो अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये है सिंपल सेकंड में। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन क्लोज है, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें वही है कि भैया अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है,
तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले वही है। अब अगर हम इसमें जाके देखें तो इस एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, इसमें बस ये दिया हुआ है कि इसमें क्या नहीं आएगा, ठीक है। ये इतनी है डेफिनेशन सिर्फ। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ठीक है। ये तो ये दिया हुआ है कि क्या नहीं है, तो अब क्या है हमको वो देखना है। तो उसके लिए हम चलेंगे पहले इसमें सेक्शन 2(3) सब क्लोज 26 ऑफ जनरल क्लोजेज एक्ट, क्योंकि देखो ये हमको पता है कि जहाँ पे भी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई होती है किसी भी एक्ट में, तो उसमें जनरल क्लोजेज एक्ट की एक डेफिनेशन लगती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वही खोल लेते हैं, सेक्शन 3 सब क्लोज 26 ऑफ जनरल क्लोजेज। ठीक है, 3(26) ये रहा। अब देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, benefits to arise out of land and things attached to earth or permanently fastened to anything attached to earth। तो ये चार चीजें हो गई, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या क्या चार चीजें हो गई, हम देखते हैं। पहली है लैंड, ठीक है, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ठीक है। अब ये है कि भैया इनको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट है प्रेंद्रे। अब इसको प्रेंद्रे भी कोई बोलता है या प्रॉफिट है प्रोंद भी कोई बोल सकता है, प्रोंद, ठीक है। तो ये तुम कुछ लोग प्रेंद्रे भी बोलते हैं, कुछ लोग प्रोंद भी बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट ए प्रोंद बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, यानी कि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड क्या होता है कि जैसे तुम्हारी एक जमीन है, उस पर कोई पेड़ है, उस पेड़ पे फल आ रहे हैं, तो वो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, ठीक है। या फिर आपकी एक वो है कि वो क्रॉप्स वगैरह हैं, तो वो भी आपकी एक तरीके से बेनिफिट है, तो बट वो एक्सक्लूड कर दिया है इन्होंने, ठीक है। फिर है परमानेंटली फास्टन टू या एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ। अब इसमें एक चीज ये भी दी हुई है कि भैया परमानेंटली फास्टन, ये रहा थिंग्स अटैच टू अर्थ, ठीक है। अब थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ में जैसे पेड़ हो गया, घर हो गया, ठीक है, तो वो हो गया। जैसे लैंड तो है जमीन, उसके बाद बेनिफिट्स जो लैंड से पेड़ पे फल आ रहे हैं, तो वो फल हो गए। थिंग्स अटैच टू अर्थ यानी कि पेड़ हो गया, हमारा घर हो गया, ठीक है। या फिर परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, कि कुछ ऐसी चीज से हमने उसको अटैच कर रखा है, जैसे कि अब क्या है, एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ है, मान के चलो दीवार है तुम्हारी, वो अटैच्ड टू अर्थ है, ठीक है। अब उससे तुमने कुछ परमानेंटली फासन कर दिया है कि भैया वो हटाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही हो जाएगा फिर, ठीक है। कोई ऐसी चीज है जिसको हम हटा सकते हैं, बार बार लगा सकते हैं, वो नहीं आएगा। बट कोई परमानेंट ही आपने फासन कर दिया, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं कुछ फैक्ट्रीज में, तो फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट ही बन जाती है जब वो परमानेंटली फासन हो जाती है, ठीक है। तो ये चार चीजें हो गई, ठीक है। अब इसमें फिर एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी चीजें, ये जो है ना, राइट टू फिशरीज, राइट टू कलेक्ट फ्रूट्स और राइट टू वे, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी में ही आता है, ठीक है। अब ये, अब देखो हमने ये देख लिया कि लैंड है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ है। अब अटैच्ड टू अर्थ जो है ना, वो टीपीए में ही समझाया हुआ है आगे, ठीक है। अगर हम टीपीए में आगे जाएं तो इसकी डेफिनेशंस में देखो ये लिखा हुआ है। अब अटैच्ड टू अर्थ का मीनिंग इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो वहाँ चार चीजें थी, अब चार चीजों में एक का डेफिनेशन इन्होंने दिया हुआ है कि भैया अटैच्ड टू अर्थ का क्या मतलब होता है। तो अटैच्ड टू अर्थ में क्या क्या चीजें आती हैं, रूटेड इन अर्थ, एज द इन द केस ऑफ ट्रीज एंड शब्स, मैंने तुमको बताया था कि ट्रीज वगैरह हो गए तो जो रूटेड है, जो उनकी जड़ें हैं अर्थ में, वो, ठीक है। इम्बेडेड इन अर्थ, एज इन द केस ऑफ वॉल्स और बिल्डिंग्स, ठीक है। ये बिल्डिंग है वो जो हमने इम्बेड कर दी है, खुद से धसा दी है, ठीक है। और तीसरा है अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड, कि अब तुमने कोई ऐसी चीज परमानेंटली अटैच कर दी है उस चीज से जो एम्बेड करी हुई है तुमने, यानी कि एम्बेड हमने क्या किया हुआ, हमने वॉल्स करी हुई है, हमने बिल्डिंग्स करी हुई है। अब उस बिल्डिंग में तुमने कुछ परमानेंट चीज लगा दी है जो परमानेंट उसमें रहेगी, ठीक है। और तुमने उसके परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए लगाया, जैसे मान के चलो घर है, ठीक है। अब उस घर में हमने क्या करा है,
हमने उस घर में गेट लगा दिए हैं, ठीक है। अब गेट ऐसा तो है नहीं कोई बार बार हटाता रहता है या लगाता रहता है, ठीक है। तो वो गेट हमेशा उस घर में रहेगा जब तक वो घर है, तो वो उस घर में मूवेबल प्रॉपर्टी में ही आएगा। अब तुम ये नहीं कह सकते कि भैया हमने तो घर बेचा था, हमने ये गेट थोड़ी बेचे, हम तो गेट अपने लेके जाएंगे, तो वो नहीं है। वो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया, ठीक है। तो वो उस तरीके से जो परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए लगाया है। अब ये तो है नहीं ना कि टेम्पररी है। जैसे अगर तुम कुछ ऐसे ब्लॉक्स बनाते जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी टाइप है, तो वो नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कुछ जैसे ऑफिस में तुमने देखा होगा वो ब्लॉक्स बना देते हैं, तो वो टेम्पररी है स्ट्रक्चर, तो वो परमानेंट नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आएगा, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद है कि अब इन्होंने क्या क्या चीजें एक्सक्लूड कर दी हैं। अब ये तो हो गया इंक्लूजन वाला पार्ट कि भैया क्या क्या हो गया इंक्लूजन में हमारे, कि लैंड हो गया, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड हो गया, परमानेंटली फास्टेंड या एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ हो गया, ठीक है। अब अटैच्ड टू अर्थ इन्होंने यहाँ पे समझा दिया कि भैया क्या क्या होगा, रूटेड इन अर्थ, ट्री, शब्द, एम्बेडेड इन अर्थ वगैरह वगैरह। और फिर परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए जो एम्बेडेड वाले के साथ है, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद एक आता है कि ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टू फिशरीज, राइट टू कलेक्ट फ्रूट्स और राइट ऑफ वे, ये जो है ना ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही है, ठीक है। क्योंकि देखो फिशरीज जो होता है वो आपको क्या है कि भैया आपकी एक जमीन है जिसमें आपने पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये तालाब बनाया हुआ है, तो वो लैंड से रिलेटेड है, तो उसमें बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड हो जाता है वो, ठीक है। तो वो प्रॉफिट है प्रोन्ड के अंडर में फिशरीज जो है मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू फिशरीज जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, फिशरीज नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना, राइट टू फिशरीज है। राइट टू कलेक्ट फ्रूट, जैसे तुमने देखा होगा कि क्या होता है कि जमीन पट्टे पे दे देते हैं, या फिर ऐसे कि भैया बाग को पूरा ये दे देंगे कि आप यहाँ से सारे के सारे कलेक्ट करते रहना फ्रूट, जब भी आएंगे तो वो सारे फ्रूट्स जो है उसी में चले जाएंगे। फिर उसके बाद राइट टू वे जो है कि भैया यहाँ से आपको रास्ता मिलेगा, तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में ही आता है, ठीक है। एक मिनट में डाउट ले लूंगा एक बार ये और क्लियर कर दूं उसके बाद है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि अब इसी में दिया हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ये हमको सिंपल सा है कि भैया, क्योंकि ये चीजें क्या है, स्टैंडिंग टिम्बर क्या मतलब है कि भैया वो ऐसा पेड़ है टिम्बर का जो हम काटेंगे, स्टैंडिंग टिम्बर, तो वो काटने के लिए होता है क्योंकि उसकी लकड़ी काम आती है, तो वो स्टैंडिंग टिम्बर उसमें नहीं है। ग्रोइंग क्रॉप्स है, भैया हमने ग्रो क्रॉप्स को इसलिए किया है ना क्योंकि हम उसको काट के बेचेंगे, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी की जगह मूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो ग्रास भी, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ तक कि अपन एक डाउट देख लेते हैं, अगर किसी को कोई डाउट्स है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ, हाँ ये शिविर बताओ। यार जो ऑयल रिग्स में मशीन होती है वो एक्सपोजर में लगी रहती है, हाँ यार देखो, अगर वो ऐसी है ना कि वो परमानेंटली फास्टेंड है, ठीक है, वो देखो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर जाएगा फिर कि कहाँ पे आप किस तरीके की मशीनों के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो अगर वो ऐसी कुछ चीज है कि परमानेंटली लगाई गई है, क्योंकि देखो हो सकता है कि भैया वो कुछ टाइम के लिए लगाई गई हो, ठीक है, तो वो नहीं आएगी फिर। बट अगर ऐसा है कि उसका पर्पस जो है परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है, तो फिर वो आ जाएगी। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या है। जैसे देखो अभी, जैसे रिलायंस का पैराडाइज लगा हुआ है, हाँ यार देखो उसमें अब ये मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि उसमें वो परमानेंट के लिए उन्होंने लगाया है, या हो सकता है कि उनमें भी जैसे जनरली क्या होता है ना कि ये सब गवर्नमेंट से लीज पे होती है इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है। तो फिर उस प्रॉपर्टी में वो लीज पे उतने दिन के लिए ही लगाया जाता है, ठीक है। तो उस वजह से वो मे भी वो उसमें आ जाए कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट हो, कि वो कितने दिन की लीज है, उस चीज पे डिपेंड करेगा वो फैक्ट्स पे, ठीक है। जैसे देखो इसमें केस भी है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का एक केस है। इसमें क्या था, इसमें इन्होंने जैसे देखो ये बताया था कि स्टैंडिंग टिम्बर और टिम्बर ट्री, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस बताया था, ठीक है। क्योंकि देखो स्टैंडिंग टिम्बर है वो जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है, बट टिम्बर ट्री जो होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा क्योंकि वो परमानेंटली अटैच टू अर्थ है, ठीक है। अब देखो उसमें डिफरेंस क्या है, तो कोर्ट ने इसमें ये बोला था कि भैया देखो स्टैंडिंग टिम्बर जो है ना वो ऐसा एक पेड़ होता है जो रेडी टू बी सीवियर्ड होता है, उसकी हमें लकड़ी यूज करेंगे, तो हमारा इंटेंशन वहां पे क्या है, हमारा इंटेंशन है कि हमको उसकी वुड जो है वो यूज करनी है, तो हमारा इंटेंशन ही उसको अलग करके बेचने का है या अलग करके यूज करने का है अर्थ से, ठीक है। बट जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि कोई टिम्बर ट्री है, ठीक है, तो उसमें
वो टिम्बर ट्री जो है वो अर्थ से ही अपनी सस्टेनेंस ले रहा है, अर्थ में ही वो अटैच्ड है। तो वहां पे हमारा इंटेंशन क्या है, फ्रूट्स है। अब फ्रूट्स के पास जो अपनी जो सस्टेनेंस है वो कहाँ से आ रही है, वो तो सोइल से ही आ रही है ना, अर्थ से ही आती है। तो इसलिए वो जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। तो देखो इसके फैक्ट्स में थोड़े से तुमको बता देता हूँ। इसमें ये हुआ था कि एक आदमी ने अपना ऐसे उसका, ऐसे समझो कि गवर्नमेंट ने शायद दिया था एग्जैक्टली exactly। तो ये था कि गवर्नमेंट ने किसी को ये राइट दे दिया था कि भैया आप यहाँ से ये इतने पेड़ काट सकते हो, ठीक है। तो ये अब उसमें ये हुआ था, उसमें टैक्स की बात थी। अब ये हुआ कि अगर देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी हुआ तो आपको कोई टैक्स नहीं देना या कम टैक्स देना है। तो टैक्स के ऊपर ये केस हुआ था कि भैया स्टैंडिंग टिम्बर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। तो ये हुआ था कि भैया स्टैंडिंग टिम्बर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसका हमारा इंटेंशन जो है वुड यूज करने का है। बट जब आपने ये बोल दिया है ना, अब इस केस में ये हुआ था, उसने ये बोल दिया था कि भैया ये सारे पेड़ ये आपके हैं, और ये जब इतने एक स्पेसिफिक हाइट के हो जाएंगे ना, मान के चलो उसने बोल दिया 10 फीट के हो जाएंगे, उसके बाद आप इनको काट सकते हो, ठीक है। तो वो है कि जब तक वो 10 फीट के नहीं होते बट जब तक नहीं काट सकते। तो ये एक था, तो इसमें वो बोला था उन्होंने कि भैया ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने राइट दिया उसको, क्योंकि वो जब बड़े हो जाएंगे तब उसको वो मिलेगी, अभी ये नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये होता कि भैया आपने ये बोल दिया कि जितने अभी के टाइम पे एट प्रेजेंट जितने 10 फीट से ऊपर है वो आप काट लो और वो ले जाओ, वो आपके हो गए, तो ये होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पे आपका सिर्फ इंटेंशन था वुड्स को यूज करने का। लेकिन यहाँ पे आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिया है, और पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ है कि वो सस्टेनेंस जो है उनकी सोयल से ही आएगी, अर्थ से ही आएगी, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएंगे इसीलिए, ठीक है। तो वहां पे वो राइट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का माना गया था। अब ये है, फिर उसमें ये डॉक्ट्रिन आ जाती है क्विक क्विड प्लांटूर सोलो सोलो कैडिट, कि वॉट एवर इज प्लांटेड इन सोइल, ठीक है। क्विक क्विड होता है वॉट एवर, प्लांटूर का मतलब होता है प्लांटेड, सोलो सोलो यानी कि सोलो सोयल होता है, सोलो कैडिट मतलब होता है बिलोंग्स टू सोयल, कि जो भी चीज सोयल में प्लांट की गई है वो सोयल की हो जाती है, ठीक है। तो वो इसीलिए ये वाली चीज भी हमारी उसी में आ जाती है, ठीक है। कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी। फिर उसके बाद है इम्बेडेड इन अर्थ। अब इम्बेडेड इन अर्थ में हमारी वॉल और बिल्डिंग आती है। तब उसमें हमको क्या देखना है कि भैया सबसे पहले देखना है डिग्री ऑफ एनेक्सेशन। जैसे तुम ये जो तुमने अभी क्वेश्चन पूछा कि जो वो मशीनें हैं वो जो है मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी या नहीं, क्योंकि देखो वो मशीनें जो है धसाई जानी पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे परमानेंटली। तो उसमें क्या रहेगा कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो कितने अंदर तक हमने डिग्री ऑफ एनेक्सेशन क्या है उनकी अर्थ के अंदर, ठीक है। ऐसे है क्या कि सिर्फ जैसे अब हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए जो तुमने देखा होगा बाहर एक टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं जिसके ऊपर वो लोग खड़े होकर चढ़ते रहते हैं ऊपर, तो वो भी धसाते तो उसको भी है। बट हम ये नहीं बोलने लगेंगे वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी हुआ, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ एनेक्सेशन भी बहुत कम है, और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो भी है कि वो थोड़े टेम्पररी पीरियड के लिए है, कि जब तक घर बनेगा तब तक है, फिर उसके बाद उसको हटा देंगे, फिर घर घर रह जाएगा। तो ये चीज है। तो इसलिए डिग्री ऑफ एनेक्सेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन देखना पड़ता है कि भैया पर्पस क्या था उस चीज को जमीन में धसाने का। ऐसा पर्पस था क्या कि परमानेंटली ये यहीं रहेगा, या ऐसा पर्पस था कि जब तक ये पर्पस हमारा फुलफिल नहीं हो जाता तब तक ये रहेगा, उसके बाद फिर हम इसको हटा के ले जाएंगे। तो वो हमको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट और डिग्री, ठीक है। फिर है कि अटैच्ड टू सो एम्बेडेड। अब वो है कि कुछ अब कोई अटैच्ड वाली बात आ जाती है, तो उसमें फिर आती है डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर जो होती है वो क्या बोलती है कि भैया दो तरीके की चीजें होती है, एक तो होती है चैटल, एक होती है फिक्सचर। चैटल होनी है यानी कि जो मूव कर सकती है, और फिक्सचर होती है जो एक जगह पे फिक्स है, ठीक है। अब फिक्सचर्स में भी दो चीजें हो सकती है, एक तो होती है परमानेंट, एक होती है बेनिफिशियल। मतलब फिक्सचर, डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर ये बोलती है कि कोई चीज इम्बेडेड इन अर्थ परमानेंटली जब होगी और जब बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए बनाई गई होगी तभी आप उसको बोल सकते हो कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो जब तक ये नहीं है उसका कि हमारा पर्पस जो है, इंटेंशन जो है वो परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट नहीं है, तब तक आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो चीज फिक्सचर है या फिर वो चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये चीज है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स ये बोलती है कि कोई चीज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी तब ही होगी जब पहली चीज तो है वो परमानेंटली होनी चाहिए, कि वो परमानेंटली आपने फिक्स कर दिया उस चीज से,
ठीक है। जैसे मान के चलो घर में तुमने गेट लगा दिया है, वो परमानेंट लगा दिया है तुमने, अब तुम उसको हटाओगे थोड़ी ना गेट को, जब तक घर रहेगा तब तक गेट रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद है कि अब तुमने वो लगाया किस लिए, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए लगाया है वो परमानेंटली। तो वो परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए जब आप लगाते हो तभी कोई चीज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी बनेगी। तो इसलिए वहां पे इंटेंशन जो है वो जरूरी हो जाता है लगाने वाले का, कि किस इंटेंशन से वो चीज वहां लगाई गई थी। जैसे कि अगर तुमने कोई ऐसा वो बनाया है, कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दिया है कि भैया ये, अब जैसे कि मान के चलो कि कहीं पे, जैसे अभी तुमने देखा होगा कि कुछ कुछ जगह पे शादी के जो हॉल्स टाइप बने हुए हैं ना, मैरिज हॉल वगैरह, वो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं कि दिखने के लिए बाहर से सुंदर सुंदर से गेट बना देंगे, तो वो टेम्पररी होते हैं बट, ठीक है। तो तुम उसको ये नहीं बोलने लगोगे कि वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। ये जैसे मूवीज के सेट्स हैं, मूवीज के सेट्स देखो देखने में बिल्कुल घर जैसा लगेगा वो तुमको मूवी में, बाहर से भी अंदर से भी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा होगा, तो वो पूरा जो गोकुलधाम सोसाइटी उन्होंने बनाई हुई है वो परमानेंट थोड़ी है, वो सिर्फ बाहर दिखने में लगता है, तो वो टेम्पररी स्ट्रक्चर है। बट वो उसी में वहां ये देखना पड़ेगा कि भैया वो किस लिए बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया ताकि जब तक ये तारक मेहता का सीरियल चल रहा है तब तक वो वहां पे है, उसके बाद उसको हटा देंगे। तो वो इंटेंशन परमानेंट नहीं है उसका वहां पे कि वो परमानेंट रहेगा, इंटेंशन ये है कि टेम्पररी है, जब तक तारक मेहता चलेगा तब तक वो चलेगा। तो ये इंटेंशन हमको देखना पड़ेगा कि क्या था। ठीक है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स हो गया। ठीक है। इसके बाद अब कुछ डाउट हो तो मेरे को बताओ। भैया ये आपने बैम्बू को इम्यूनेबल प्रॉपर्टी बनाया, क्योंकि जब बैम्बू को प्लांट करते हैं तब भी तो ये रहता ही है कि ये भी कटेगा ही। नहीं नहीं, देखो बैम्बू जब आप काटोगे, मतलब देखो जनरली अभी तो आपने अगर ये करा है कि ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे है, वो ये है कि चलो ठीक है उसको काटेंगे हम, बट बैम्बू जो है ना, बैम्बू थोड़ा अलग हो जाती है जैसे पेड़ जो है ना। इसीलिए देखो तुम वहां देखो, अगर तुम ये देखोगे, बैम्बू जो है ना वो ट्री होता है, बैम्बू क्रॉप नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने जब अलग से इन्होंने वो चीज दी हुई है ना कि भैया क्या क्या इंक्लूड होगा परमानेंटली वाले में, देखो जैसे हम इसको पढ़े, देखो ये यहाँ पे इन्होंने दिया है रूटेड इन अर्थ एज द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। ठीक है। तो बैम्बू जो है यहाँ पे आएगा क्योंकि वो रूटेड है अर्थ में। ठीक है। तो वो है कि अब, लेकिन वो, अगर आपने ये बोल दिया कि भैया ये अब काट लो आप, ठीक है, तो फिर वो, अब आपने सिर्फ ये बोला है कि भैया आओ यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो स्टैंडिंग टिम्बर इन्होंने इस एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। ये स्टैंडिंग टिम्बर इसलिए एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो स्टैंडिंग टिम्बर यानी कि ऐसा टिम्बर हो जाता है, ऐसा बैम्बू ट्री हो जाता है जो कटने के लिए रेडी है बिल्कुल। ठीक है। तो वो इसीलिए उसको एक्सक्लूड करा गया है कि अब इसका समय आ चुका है भैया, अब जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, तो ये जाएगा। तो इसको अब काटना ही है। शुरुआत में जब बोया है तब वो पेड़ है, तो पेड़ तो आएगा अटैच टू अर्थ में। ठीक है। तो वो तो यहाँ आ जाएगा ट्रीज में, लेकिन जिस टाइम पे वो स्टैंडिंग टिम्बर बन जाएगा यानी कि कटने के लिए तैयार हो जाएगा, तब वो स्टैंडिंग टिम्बर जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं रहेगा। ठीक है। इसीलिए इन्होंने रखा है ग्रोइंग क्रॉप्स को, जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो भी यहाँ पे आएगा श्रब्स में वैसे तो, बट इन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया एक्सक्लूसिवली क्योंकि वो, हम स्टार्टिंग से ही ये मानते हैं कि वो आप ये क्या कहते हैं एक तरीके से बोते ही इसलिए हो कि उनको काटेंगे। ठीक है। तो स्टैंडिंग टिम्बर बट जो है ना उसको थोड़ा अलग फुटिंग पे रखा हुआ है, इसीलिए उसको एक्सक्लूजन में रखा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने ये बोला है कि भैया टिम्बर ट्री और स्टैंडिंग टिम्बर में ये फर्क है कि जब तक वो सस्टेनेंस ले रहा है तब तक वो किसी एक पर्टिकुलर हाइट का नहीं हो जाता है, तब तक वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं बनता है, तब तक आप उसको नहीं काट सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए ये जो रहेगा, ये आप नहीं बोल सकते कि वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है जब तक आपने उसको काटा नहीं है। ठीक है। अब कुछ और बताओ, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह, है ना, वरना फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा एक बार में। कुछ अगर किसी को डाउट है तो वो बताओ अभी के लिए, या कुछ चेंजेस किसी को, कुछ कुछ भी अभी का डाउट बता दो पहले, फिर करते हैं। ठीक है। चलो मेरे